हेलो बच्चों, देखिए आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है कि आपको पढ़ना होगा। एक्चुअली ज्योग्राफी मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पूरे अर्थ के बारे में पढ़ना होगा। तो देखिए, ज्योग्राफी का मतलब आपको समझना होगा। ज्योग्राफी जो वर्ड है वो जियो प्लस ग्राफी, दो वर्ड से मिलके बना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको समझना इतना है कि जियो मतलब जो है अपना होता है पृथ्वी, मतलब भू। और ग्राफी मीन्स आप यहाँ पे बोलते हैं स्टडी। मतलब जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं तो हम उसे बोलते हैं जियोग्राफी, मतलब भूगोल। आप विषय पढ़ते हैं भूगोल, तो ये मतलब हुआ भूगोल का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि हम पृथ्वी के बारे में स्टडी करेंगे तो हम इसको जियोग्राफी बोलेंगे। ठीक है, जियोग्राफी। और जियोग्राफी को आप ऐसे समझिए कि जब आप जिस रूम में अभी बैठे हैं, उस रूम में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या दिख रहा है, तो आपके रूम में आप कहेंगे सर, सबसे पहले आप बात करेंगे रूम के शेप की, कि शेप जो है वो आयताकार है या वर्गाकार रूम है आपका, या जो जैसा भी आपका रूम का शेप है, तो आप शेप के बारे में बात करेंगे। फिर शेप में आप मुझे बताएंगे कि सर आयताकार है तो उसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। फिर आप बात करेंगे कि सर रूम में जो दीवारें हैं उस पर प्लास्टर हो रखा है, ईंटों की दीवारें हैं, सीमेंट का प्लास्टर है और ये सब चीज़ें हैं। तो आप उस बारे में बात करेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं, अब हम यहाँ पे ज्योग्राफी किसकी किसकी जो है स्टडी कर रहे हैं हम ज्योग्राफी में, मतलब पृथ्वी के बारे में। तो ये सारी बातें जो आपने रूम के लिए बोली है वो पृथ्वी के लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पृथ्वी के लिए जब बात करेंगे तो हम यहाँ पे पृथ्वी के शेप के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, कि पृथ्वी का आकार। तो पृथ्वी का जो आकार है वो आकार कैसा है। तो देखिए, आकार जो है पृथ्वी का वो है गोलाभ, या आप इसे कहीं कहीं पढ़ेंगे भुआब। कैसा आकार है, गोलाभ या भुआब। लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे जियोइड। कैसा है पृथ्वी का जो आकार है, पृथ्वी का जो शेप है, शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड। या फिर आप कहीं कहीं पे लिखा पाएंगे जियोइड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पृथ्वी है उसका शेप कौन सा है, जियो का शेप है जियोइड। ये मतलब कोई मतलब बचपन में हमें पढ़ाया गया कि संतरे के जैसी है, कद्दू के जैसी है ना, टमाटर जैसी है, अंडाकार है, वो सब आप क्योंकि बचपन में आप छोटे थे तो आपको वो चीज़ें बता दी जाती है कि चलो आप मौसम्मी का एग्जांपल ले लो, क्योंकि आपने मौसम्मी देखी तो मौसम्मी जैसी है पृथ्वी। लेकिन वैसा नहीं है, पृथ्वी का एक अपना ही शेप है, उसे हम बोलते हैं जियोइड। क्लियर। जियोइड, जियोइड का मतलब क्या है, देखिए थोड़ा सा जो शेप है वो पृथ्वी का ऐसा है, यूं जो आप जहाँ से आप देखते हैं पृथ्वी के, हम देखते हैं ध्रुवों को, तो ध्रुवों से पृथ्वी थोड़ी सी ऐसे अंदर की तरफ धसी हुई है, झुकी हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ से आप केंद्र से ये जो रेडियस आप फाइंड करेंगे, इस रेडियस को आप बोलेंगे आर डैश R1, और इस रेडियस को आप बोलेंगे आर। तो यहाँ पे अब लिखेंगे कि R1 इज़ ग्रेटर देन आर। मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी की जो रेडियस है वो भूमध्य रेखा पर थोड़ी ज़्यादा है, और ध्रुवों पर, ये क्या है पृथ्वी के ध्रुव है, तो ध्रुवों पर पृथ्वी का रेडियस थोड़ा सा कम है। क्लियर। तो आप समझ पा रहे हैं कि पृथ्वी का रेडियस जो है वो भूमध्य रेखा पर, मतलब 0 डिग्री अक्षांश पर
ज़्यादा है और 0 डिग्री देशांतर की साइड में थोड़ा कम है। क्लियर? ये किस वजह से है? क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी सी धसी हुई है। इसका जो इफ़ेक्ट होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। और इस पे क्या होता है कि आप बात कीजिए कि जैसे बचपन में हमने किया है, एक पत्थर को हम बांधते थे एक धागे से, रस्सी से एक पत्थर को बांधते थे और गोल गोल घुमाते थे उसको उसको पकड़ के गोल गोल घुमाते थे। वो पत्थर या तो टूट के बाहर की तरफ जाता था या कभी कभी वो पत्थर टूट के अंदर ही आ जाता था। तो रस्सी को जब तक बांध के रखेगा तब तक वो काम चलता रहेगा। ठीक है? तो अब देखिए, जो केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगेगा उसे आप बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल, और जो अंदर की तरफ बल लगेगा उसे आप बोलेंगे अपकेंद्रीय बल। ठीक है? सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेस बोलते हैं। और ये सिंपल सी बात है, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और मेन जो बात है वो ये है, अब देखिए आगे आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी के शेप की हमने बात की और सारी बातें की। अब थोड़ा सा आप देखते हैं कि एक पृथ्वी का एक एक्सिस है। क्या है? एक्सिस। अब आप कहेंगे सर एक्सिस जो हम मानते हैं एक्स वाई एक्सिस, आप उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, वैसा ही एक एक्सिस है पृथ्वी का, लेकिन वो एक्सिस जो है वो एक थोड़ा सा झुका हुआ है, लंबवत। तो पृथ्वी की धुरी जो है, ये जो एक्सिस हमने बनाया है ये लंबवत है। तो इस लंबवत एक्सिस को हम पृथ्वी का एक्सिस नहीं बोलेंगे। ये इस लंबवत एक्सिस से एक रेखा हम खींचेंगे जो कि इससे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसे आप बोलेंगे पृथ्वी का एक्सिस। और जो आप ध्रुव देखते हैं, आप देखिए बहुत ध्यान से समझिए, जो आपका उत्तरी ध्रुव आप यहाँ पे बनाते हैं वो यहाँ नहीं है, वो इस जगह पे है। ठीक है? तो ये आपका हो गया नॉर्थ पोल। ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, इसे आप बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्लियर? ये आपका नॉर्थ पोल हो गया। तो अब जो साउथ पोल आप यहाँ पे मानते हैं वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ है एक्चुअली? वो यहाँ पे है। और ये भी इधर से 23.5 डिग्री का एंगल होगा। शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं इनको, एक दूसरे के आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो ये जो पॉइंट हुआ ये हो गया हमारा साउथ पोल। क्लियर? दक्षिणी ध्रुव बोल देते हैं आप, दक्षिणी ध्रुव ये हो गया। ठीक है? साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब देखिए, अब यहाँ से आप जो ये वाली जो लाइन आप लेते हैं, ये लाइन से ये वाला जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है 66.5 डिग्री। क्योंकि देखिए अब ये पूरा जो एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से ये 66.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी का जो एक्सिस है वो अपने लंबवत एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। अपने लंबवत एक्सिस से 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है। इस झुकाव को इस झुकाव को आप बोलेंगे अक्षीय झुकाव। क्या बोलेंगे आप? अक्षीय झुकाव। देखिए थोड़ा सा हिंदी में, अक्षीय झुकाव है ना? क्या बोलेंगे इसे आप? अक्षीय झुकाव। ये अक्षीय झुकाव कितना होता है? 23.5 डिग्री का। इस अक्षीय झुकाव का इफ़ेक्ट क्या होता है, देखिए आप उस चीज़ को समझिए। बहुत अच्छे से हम बात करेंगे और अक्षीय झुकाव का मतलब क्या होता है उसको हम समझेंगे थोड़ा सा आगे जाके। आप बने रहिए और आप समझने की कोशिश कीजिए। और बहुत ही अच्छी चीज़ें हम करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आपको पता चल गया होगा अभी तक हमने जो बातें की हैं उसी से। और अब हम पढ़ेंगे कि अपसोर और उपसोर क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। और ये जो अक्षीय झुकाव होता है, अक्षीय झुकाव का कहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना? तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा होती है, मतलब
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, उन पे जो है हमें पृथ्वी, उन पे जो है उस रेंज पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है ना। वो बातें हम करेंगे आगे जाके। तो वो क्यों पड़ती है सूर्य की किरणें सीधी, ये इस अक्षीय झुकाव के कारण होता है, पृथ्वी की गतियों के कारण होता है। ऋतुएं कैसे बनती है, दिन रात कैसे बनते हैं, वो सब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो आप देखिए, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो नए नए वीडियोस आते रहेंगे, मैं अपलोड करता रहूँगा, वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और अब हम समझते हैं कि अपसौर और उपसौर क्या होते हैं। तो ये सन हो गया, आपका सूर्य हो गया। अब देखिए, पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है कुछ ऐसे शेप में। इस शेप को आप बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार या अंडाकार शेप में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार को आप इंग्लिश में बोलते हैं एलिप्टिकल शेप, ठीक है। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो पॉज करके पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा। और पढ़ने में अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए बिल्कुल। अब देखिए, ये सारी कुछ सिचुएशन रहेगी, और अब हम यहाँ पे हमारी पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी ने, अर्थ ने चल रही है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, क्लियर। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, और ये जो है ये है पृथ्वी की कक्षा, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। मतलब पृथ्वी की कक्षा बोलते हैं, कक्षा का मतलब क्या हुआ कि जिस रास्ते पर पृथ्वी चलती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उससे बोलते हैं पृथ्वी की कक्षा। उसे क्या बोलते हैं, पृथ्वी की कक्षा बोलते हैं, क्लियर। ये चीज़ आपको हो गई बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, दो कंडीशंस बनती है। एक कंडीशन वो बनती है जब पृथ्वी यहाँ पे आ जाती है, इस पॉइंट पर, जब पृथ्वी यहाँ पे आ जाती है, जब पृथ्वी यहाँ पे आ जाती है इस पॉइंट पर, तो जो डिफरेंस जो रहता है, मतलब दूरी जो रहती है सूर्य से पृथ्वी की, जो दूरी रहती है वो हो जाती है 147 माइल किलोमीटर्स, ठीक है। और जब पृथ्वी घूमती घूमती यहाँ आ जाती है, यहाँ पहुँच जाती है, तो जो यहाँ से सूर्य की दूरी हो जाती है वो हो जाती है 152 माइल्स किलोमीटर, क्लियर, समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए, और फिर हम पृथ्वी की जो इन दोनों, अब ये दूरी अलग अलग है, देखो यहाँ से पृथ्वी सबसे दूर है और यहाँ से पृथ्वी सबसे पास है, तो 147 और 152 का हम लगभग औसत निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, तो एवरेज आता है 150 माइल किलोमीटर का। ये क्या है, ये एवरेज है दूरियों का। औसत दूरी 150, मतलब 150 माइल किलोमीटर पृथ्वी सूर्य से दूर है, ये हम बोलते हैं, औसतन दूरी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल दूरी जो है दो अलग अलग है, ठीक है, 147 भी है और 152 भी है। अब देखिए, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ये चीज़ बहुत जगह पे, बहुत सारी जगह पे काम आने वाली है, और इससे होता क्या है, इफ़ेक्ट क्या बनते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा आज, ठीक है। और अब ये देखिए, ये जो पृथ्वी की जो मैक्सिमम दूरी है, ये कौन सी दूरी है, सूर्य से पृथ्वी की मैक्सिमम दूरी है, मतलब सूर्य से पृथ्वी मैक्सिमम 152 माइल्स किलोमीटर दूरी तक जाती है। इस दूरी को, इस सिचुएशन को, ये जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर चली जाती है, उसे आप बोलते हैं अपसोर। क्या बोलते हैं उसे आप, अपसोर। और जब पृथ्वी सूरज से सबसे नज़दीक आ जाती है, नज़दीक कब होता है, मिनिमम होता है 147 माइल किलोमीटर्स पे। ये वाली जो सिचुएशन है ये बनती है, ये वाली जो सिचुएशन है, इसको जब सबसे मिनिमम डिफरेंस रह जाता है, मिनिमम दूरी रह जाती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, उससे हम बोलते हैं उपसोर। क्या बोलते हैं, उपसोर। मतलब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता देता हूँ, पेरिजी बोलेंगे आप,
और इधर अपसोर को आप बोलेंगे एपोजी। ये दो कंडीशंस बन जाती है, इन्हें बोलते हैं अपसोर और उपसोर। उपसोर का मतलब क्या है? जब पृथ्वी सूर्य से सबसे कम दूरी पर होती है, सबसे नज़दीक जब होती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं उपसोर। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर चली जाती है 152 माइल किलोमीटर्स पर, तब उसे बोलते हैं हम अपसोर। क्लियर है? ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे बहुत सी बार क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी की सूर्य से औसतन दूरी कितनी है, तो आपको बताना है 150 माइल्स किलोमीटर। आपको पूछता है पृथ्वी से सूर्य की मैक्सिमम दूरी कितनी है, तो आपको बताना है 152 माइल किलोमीटर्स। और पृथ्वी से सूर्य की मिनिमम दूरी कितनी है? 147 माइल किलोमीटर्स। और जब मिनिमम दूरी होती है तो उसे क्या बोलते हैं? उपसौर। और जब मैक्सिमम दूरी होती है तो उसे हम बोलते हैं अपसौर। क्लियर? यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। और अब हम आगे चलते हैं। तो एक आपने कहा सर सबसे पृथ्वी जो है सूर्य के पास चली जाती है उसको बोलते हैं उपसौर। अब ये किस तारीख को होता है ऐसा? तो देखिए ये होता है 3 जनवरी को। अब उपसौर वाली जो कंडीशन होती है वो कब बनती है? वो बनती है आपके 3 जनवरी को। 3 को उपसौर की स्थिति बनती है। और अब आप बोलेंगे सर अपसौर की स्थिति कब बनती है फिर? तो अपसौर की स्थिति जो बनती है वो बनती है आपके 4 जुलाई को। कब बनती है? 4 जुलाई को। तो आपको डेट्स भी याद रखनी है, 3 जनवरी और 4 जुलाई को। क्लियर? अब देखिए यहाँ तक अपसौर उपसौर आपको समझ आ गया, सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। अब इसका देखो, इसका जो फ़र्क पड़ता है वो क्या फ़र्क पड़ता है और किस पे फ़र्क पड़ता है, कैसे फ़र्क पड़ता है, उसे हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखिए क्या होता है कि 3 जनवरी को, पहले आप इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारे भारत और जो राजस्थान जहाँ हम रहते हैं उसकी स्थिति को लेकर के हम बात करेंगे। तो पृथ्वी थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई है, यहाँ पे आपके ध्रुव आ गए, ठीक है, और ये आपके लगभग ऐसे भूमध्य रेखा आ गई, ठीक है, 0 डिग्री ये चीज़, तो अक्षांश। क्लियर? तो अब देखिए क्या है कि हमारा जो भारत है, इंडिया जो है वो भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर है ऐसे, और यहाँ पे भारत बना हुआ है, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और ये जो नीचे वाला हिस्सा जो रह जाता है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को आप बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को आप बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये हो जाएगा। और फिर बाद में यहाँ से आप 2 टुकड़े पृथ्वी के और कर दीजिए ऐसे, तो ये जो हो जाएगा इसको बोलेंगे आप पश्चिमी गोलार्ध। और ये जो हो जाएगा इसे आप बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, इधर वाला हिस्सा। तो भारत जो है वो उत्तर पूर्व हिस्से में स्थित है, पृथ्वी के उत्तर पूर्व हिस्से में, मतलब इस वाले हिस्से में, इस वाले पोर्शन में भारत और राजस्थान यहाँ पाया जाता है। तो हम भारत के बारे में बात करेंगे। तो देखिए भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। अब पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, तो उत्तरी गोलार्ध जो है वो इधर हो गया, यहाँ पे ये वाला हिस्सा। तो अब देखिए ये वाला हिस्सा जो है सूरज से पीछे की तरफ चला गया। कब? 3 जनवरी को। तो सूरज से पीछे की तरफ चला गया तो 3 जनवरी को, और ये दक्षिणी ध्रुव जो है ये सूरज के सामने आ गया, उत्तरी ध्रुव पीछे की तरफ चला गया। तो दक्षिणी गोलार्ध जो है, दक्षिणी गोलार्ध में तो 3 जनवरी को पड़ेगी गर्मी, और हमारे यहाँ पे पड़ेगी सर्दी। क्या पड़ेगी? 3 जनवरी को सर्दी पड़ती है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सूरज से पीछे की तरफ चला गया, और यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो ऐसी बनेगी, देखो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, तो जो ये वाला हिस्सा है हमारा सूरज, ओ सॉरी हमारा देश भारत या राजस्थान जो है वो देखो सूरज के बिल्कुल सामने आ गया। तो जुलाई में हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, सीधी किरणें सूरज की आएगी, और हमारे यहाँ पे क्या पड़ेगी? गर्मी पड़ेगी तेज। तो समझ पा रहे हैं आप सर्दी गर्मी कैसे पड़ रही है? तो अब देखिए, अब बात को समझिए कि यहाँ पे ठंड पड़ रही है। अब यहाँ पे सूरज की किरणें तो तिरछी पड़ रही है हमारे यहाँ पे राजस्थान में या भारत में, तो भारत में ठंड पड़ रही है कड़ाके की, और वो ठंड
ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे गर्मी है। तो अब देखिए, और ये जो कंडीशन है जनवरी में, पृथ्वी सूरज से सबसे नज़दीक है 147 माइल किलोमीटर्स पे, तो सबसे नज़दीक है। तो इससे क्या होता है कि सबसे नज़दीक है तो इसकी वजह से ये जो ठंड है, ये ठंड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, क्योंकि पृथ्वी के सूरज नज़दीक चला गया तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो हीट ज़्यादा मिल रही है। तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में तो ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ने की जगह पे थोड़ी ठंड को भी कंट्रोल कर लेता सूरज। तो ऐसे करके है ना, चीज़ें कंट्रोल हो रही है, ऋतुएं भी हमारी ऐसे बन रही है। और अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो है अब सूरज के सामने आ गया, यहाँ पे जुलाई में गर्मी पड़नी है बहुत ज़्यादा, तो गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पे सूरज क्या है, दूर चला गया, पृथ्वी क्या है, दूर चलेगी सूरज से कि भाई साहब ज़्यादा गर्मी नहीं। और इधर वापस वही सीन है, दक्षिणी गोलार्ध में जो है ठंड पड़ने वाली है, तो उस ठंड को भी और ज़्यादा ठंड पड़ेगी। तो अब देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप समझ गए कि सर सबसे ज़्यादा जो सर्दी पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, सबसे ज़्यादा सर्दी ही कहाँ पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा ठंड पड़ेगी, और ये अपसौर उपसौर के कारण ये चीज़ होती है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, और अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं दोबारा आपको बता दूंगा, एक वीडियो और बना देंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया। अब पृथ्वी जो घूमती है, पृथ्वी की, अब ये सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, ये एक तो ये है, एक पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे आप बोलते हैं, उसके कारण दिन और रात बनते हैं। क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। तो आप बात को समझिए थोड़ा सा। अगर ये हमारी पृथ्वी है माना, तो ये अक्ष पर झुकी हुई है ऐसे। अब जो है, ये आपका हो गया वेस्ट, और ये आपका हो गया ईस्ट। तो पृथ्वी हमेशा ऐसे घूमती है, रोटेट ऐसे करती है। कैसे करती है कि सर, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है पृथ्वी। कैसे करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करती है हमेशा, ध्यान रखिएगा। ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब क्या है कि देखिए, ये आपके जैसे जो बीच में जो 0 डिग्री होता है, इसको आप बोलते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ से भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ, इधर की तरफ जो है, और भूमध्य रेखा से इधर की तरफ, नीचे की तरफ, ये उत्तरी ध्रुव की तरफ या उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, और इधर की तरफ दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। इधर की तरफ क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा आपके। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि है ना, एक बल उत्पन्न होता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी जो घूम रही है उसके कारण एक बल उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं आप, क्या बल बोलते हैं उसे, उसे आप बोलते हैं, उस बल को आप बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। क्या बोलते हैं आप, कोरियोलिस फोर्स। हिंदी में आप बोलेंगे कोरियोलिस बल। अब देखिए, ये कोरियोलिस बल क्या होता है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, पृथ्वी जो घूम रही है उसके कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, पृथ्वी घूम रही है, अब घूम किधर रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो उत्तरी ध्रुव में जो स्थित वस्तुएं हैं, ठीक है, तो इन उत्तरी ध्रुव में जो वस्तुएं हैं उनको पृथ्वी की घूर्णन गति, कोरियोलिस बल जो है वो मोड़ देता है किधर, इधर की तरफ मोड़ देता है, यूं उन वस्तुओं को इधर की तरफ मोड़ देता है थोड़ा सा, है ना। ये अपने को फील नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है वो राइट साइड में मोड़ देता है चीज़ों को, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो चीज़ों को मोड़ देता है लेफ्ट साइड में। दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो चीज़ों को मोड़ देता है लेफ्ट साइड में। अब का सर आप सोच रहे होंगे कि देखो, ये भी आपने मतलब राइट किया है और ये भी आपने राइट किया है, तो दोनों राइट साइड में ही तो है, ऐसा कैसे। तो देखिए, ये अभी आप बैठे हैं, आपका मुंह इधर है, तो आपका राइट हैंड इधर है, और अभी आप बैठे हैं, इधर आपकी पीठ है। अब देखिए, इधर आपका
लेफ्ट हैंड आ जाएगा। ये लेफ्ट साइड हुई। क्लियर। तो वस्तुओं को इधर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में जो वस्तुएं रखी है उनको राइट साइड में मोड़ देता है कोरियोलिस बल, और जो लेफ्ट साइड में दक्षिणी गोलार्ध में जो वस्तुएं रखी है उन्हें लेफ्ट साइड में मोड़ देता है। उसी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो विषुवत रेखा होती है, भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री, इक्वेटर जो होता है, 0 डिग्री इक्वेटर, वहाँ पर कोरियोलिस बल का मान क्या होता है? तो आप लिखेंगे भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर कोरियोलिस बल CF की जो वैल्यू होती है वो होती है बिल्कुल 0, 0, है ना। तो भूमध्य रेखा पर मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाएंगे आप तो वो मोड़ेगा, दक्षिण की तरफ जाएंगे तो मोड़ेगा, इधर राइट और लेफ्ट। लेकिन अगर आप भूमध्य रेखा पर बीच में खड़े हो जाएंगे कहीं पे भी भूमध्य रेखा पर, तो आपको कहीं नहीं मोड़ेगा, तो आप बिल्कुल कोरियोलिस बल आप पे काम नहीं करेगा। वहाँ का मान क्या होता है? 0 होता है। क्लियर। और जैसे जैसे आपकी दूरी विषुवत रेखा से बढ़ती जाएगी कोरियोलिस बल का मान भी आपके साथ बढ़ता जाएगा। क्लियर। आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी है, अर्थ के बारे में हमें पूरी बातें समझ लेनी पड़ेगी और ये चीज़ें काम की रहती है, तो ये बातें हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है। अब देखिए वापस से हम एक चीज़ समझते हैं कि जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है उस पर अब हम बात करेंगे वापस से एक बार फिर से। क्या बात करेंगे? देखिए ये आपका सन है, सूर्य है, ये आपका सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी ऐसे घूमती है ना, दीर्घवृत्ताकार शेप में। तो अभी पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ आ गई, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, ये आपकी अर्थ है। तो ये घूम रही है ऐसे वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर। और ये पृथ्वी की कक्षा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे पृथ्वी यहाँ पे है तो ये ऐसे झुकी हुई है, तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया और ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया। समझ पा रहे हैं? अगर पृथ्वी यहाँ पहुँच जाएगी तो भी ऐसे ही झुकी हुई रहेगी, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब पृथ्वी है तो इधर उत्तरी ध्रुव पे तो सूरज की किरणें पड़ रही है, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव पे नहीं पड़ रही है। तो दक्षिणी ध्रुव पे यहाँ पे है रात और उत्तरी ध्रुव पे है दिन। क्लियर। और यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पे है दिन इस बार, और इस बार ये पीछे रह गया तो यहाँ पे है रात। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो एंगल बन रहा है ये है 180 डिग्री का। तो आपको पता है पृथ्वी को पूरा 360 डिग्री घूमने में, चक्कर लगाने में, सूरज के पूरे चारों तरफ चक्कर लगाने में पूरा 1 साल लगता है। कितना? 1 साल लगता है। ऐसे साल बनता है हमारा, तो 1 साल लगता है, मतलब 12 महीने लगते हैं। 12 महीने लगते हैं। तो मतलब आप कहोगे सर 360 डिग्री घूमने में, पूरा एक गोल चक्कर लगाने में 1 साल लग जाता है। मतलब पृथ्वी को यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में 6 महीने लगते होंगे। तो 180 डिग्री घूमने में कितने लगेंगे? 6 मंथ्स। देखो बहुत बढ़िया बात हम समझने वाले हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 महीने लगेंगे। तो आप कहेंगे सर ये जो दिन है, उत्तरी ध्रुव पर जो दिन है, ये 6 महीने तक दिन रहेगा? बिल्कुल। तो आप बोलेंगे उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन, और इधर दक्षिणी ध्रुव पर इस टाइम में 6 महीने की रात रहेगी। बिल्कुल, 6 महीने की रात। अब कंडीशन यहाँ हो गई, 6 महीने पूरे हो गए, 6 महीने बाद में इधर दिन निकल जाएगा दक्षिणी ध्रुव में और उत्तरी ध्रुव में रात हो जाएगी। तो इस ड्यूरेशन में जो है यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में जो है 6 मंथ की रात हो जाएगी, और दक्षिणी ध्रुव पर जो है 6 महीने का दिन हो जाएगा। तो
ऐसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें ऐसे बनती है। क्लियर? आप समझ गए? अब देखिए आगे और चलते हैं, हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं हम। अब जो है नेक्स्ट जो बात है वो मैं आपको एक बहुत बढ़िया डायग्राम है, उस डायग्राम से समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये वाला डायग्राम ले लेते हैं अपन, इस डायग्राम से समझ लेते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे आप समझिए कि पृथ्वी पर सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, ऋतुएं कैसे बनती है और क्या सिस्टम चलता है हमारे यहाँ पे। ठीक है? तो अब देखिए ये जो है परिक्रमण में सभी स्थितियों को अक्ष के समांतर दिखाया गया। देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा कि ये जो है, ये लाइन जो है, ये जो 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है वो वाली लाइन है, और ये वाली जो लाइन है इसे अपन मान लेते हैं अपना भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, और ये भी 0 डिग्री देशांतर और ये 0 डिग्री अक्षांश। क्लियर? अब क्या हुआ कि हमारा जो भारत है वो भारत यहाँ पे है। क्लियर? जो हमारा भारत है वो इधर की तरफ है। ठीक है? यहाँ पे, इधर यहाँ पे थोड़ा पीछे की तरफ रह गया, और जो हमारा भारत है वो इधर की तरफ है। क्लियर? और यहाँ पे जो है फिर से इधर की तरफ है। क्लियर? आप समझ पा रहे हैं? भारत या राजस्थान की स्थिति आपको क्लियर हो गई? उत्तर पूर्व में है, पहली बात तो ये हो गई। अब क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, अब ये सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। मैंने कहा था आपको कि ये 0 डिग्री हो गई। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है कि है ना, पृथ्वी पर पृथ्वी पर जो है आपके, अपन सीधा सीधा मान लेते हैं, ज़्यादा इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट समझ लेते हैं बातों को। ठीक है? ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी पर क्या हुआ कि जैसे आपने ले लिया, ये इसको ले लिया आपने 0 डिग्री अक्षांश, और इसको ले लिया आपने 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। देखिए जो ऐसी पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं बनाई गई, तो पहले अक्षांश रेखाएं बनाई गई। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? लैटिट्यूड लाइंस। लैटिट्यूड का मतलब क्या है? जो लाइनें लेटी हुई है, जो लेटी हुई है ऐसे आडी। तो इसको 0 डिग्री मतलब बिल्कुल पृथ्वी के सेंटर में एक लाइन खींची, बिल्कुल बीचों बीच में, जिसने पृथ्वी को 2 टुकड़ों में बांट दिया। 0 डिग्री अक्षांश बोला उसको, 2 टुकड़ों में बांट दिया। कौन कौन से 2 टुकड़े? इसको आपने बोला उत्तरी गोलार्ध, और इसको आपने बोला दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है? 2 हिस्सों में बांट दिया पृथ्वी को। फिर बाद में यहाँ से क्या किया? काल्पनिक रेखाएं ये एक्चुअल में नहीं है। यहाँ पे मान लो 1 डिग्री खींच दिया, फिर आगे यहाँ पे 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे चलते चलते लास्ट में ये ध्रुवों पर 90 डिग्री, 90 लाइनें इधर खींच दी, और ऐसे ही 90 डिग्री 90 लाइनें इधर खींच दी। क्लियर? 0 डिग्री से चलते हुए 1 डिग्री, 2 डिग्री। अब ये क्योंकि इसका नाम हमने उत्तरी ध्रुव दिया, तो ये 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, और इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री नॉर्थ हमेशा। ऐसे कैसे? इधर भी होगा 1 डिग्री नॉर्थ, सॉरी ये हो जाएंगी साउथ, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, ऐसे करके ये वाला जो है दक्षिणी ध्रुव जिसे हम बोलते हैं, ये हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। क्लियर? ये हो जाएगा अपना 90 डिग्री साउथ। ठीक है? 90 डिग्री साउथ हो जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, 90 डिग्री साउथ हो गया। इसका मतलब आप क्या समझे कि हमारे पास अक्षांश निकल कर के आए। अक्षांश कितने आए कि सर, एक तो इधर से हम यूं गए ऊपर की तरफ, तो 90 डिग्री तक 90 अक्षांश हमने खींचे, प्लस
बीच में ये आ गया 0 वाला, 0 डिग्री। तो 90 डिग्री वाले 90 अक्षांश, 0 डिग्री वाला 1, और फिर से इधर 90 डिग्री साउथ वाले, ये 90 डिग्री नॉर्थ, और इधर 90 डिग्री साउथ वाले 90 और। तो आपने कहा सर 90 प्लस 0 डिग्री वाला 1 प्लस 90, तो टोटल जो अक्षांश हुए वो कितने हो गए आपके पास में? 90 90 180, 181, 181 आपके हुए अक्षांश, 181 आपके पास हो गए अक्षांश। लेकिन अब ये अक्षांश जो है ये पृथ्वी के, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है ये पृथ्वी के चारों तरफ है, व्रत है पृथ्वी के चारों तरफ, ऐसे लाइन बना रखी है 0 डिग्री चारों तरफ। पृथ्वी गोल है ना, तो चारों तरफ ऐसे लाइन बना रखी है, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं, सारे अक्षांश ऐसे ही है, 0 डिग्री 1 डिग्री गोल गोल बना रखे हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं अक्षांश व्रत। तो अक्षांश व्रत कितने हुए? तो देखिए यहाँ पे अब आप ये समझिए कि ये जो 90 डिग्री एक पॉइंट है केवल, इस पे लाइन भी खींचोगे तो आप ऐसे निकल जाएगी, व्रत तो कोई बनेगा ही नहीं, और ये 90 डिग्री भी पॉइंट है, तो ये दो केवल बिंदु है, बाकी सब व्रत है। तो ये 181 अक्षांश है टोटल अक्षांश। इसमें से आप दो बिंदुओं को 90 डिग्री दो बिंदुओं को माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 179। तो ये 179 जो मिला है आपको, ये इन्हें आप बोलेंगे अक्षांश व्रत। इन्हें आप क्या बोलेंगे? अक्षांश व्रत। 179 अक्षांश व्रत बोलेंगे आप। क्लियर? तो टोटल अक्षांश कितने हैं? 181। और अगर आपके क्वेश्चन आता है अक्षांश व्रत या अक्षांश रेखाएं, तो आप बोलेंगे 179 अक्षांश व्रत और अक्षांश रेखाएं हैं पृथ्वी पर। क्लियर? तो जो 0 डिग्री अक्षांश है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और टोटल कितने अक्षांश है? उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश है, और बीच में एक 0 डिग्री अक्षांश है। तो टोटल अक्षांश हुए 181। लेकिन ये जो 90 डिग्री ध्रुव जो बोलते हैं, ये केवल बिंदु है, और बाकी जो है 179 अक्षांश व्रत है, व्रत बन रहे हैं, या अक्षांश रेखाएं भी बोलते हैं कहीं पे। अब अक्षांश व्रत बोलिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो अक्षांश व्रत होते हैं 179। क्लियर हो गया यहाँ पे आपको सारी चीज़ें? अब देशांतर की बात करते हैं, तो देशांतर में ये जो खड़ी लाइन होती है ना, इन्हें देशांतर बोलते हैं। तो देशांतर में कुछ नहीं होता, ये जो खड़ी लाइन है 0 डिग्री देशांतर जो बोला है आपने, कोई सा भी देशांतर को आप 0 डिग्री मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अक्षांश जो होगा वो बिल्कुल पृथ्वी के बीच वाली जो लाइन है उसी को आप 0 डिग्री अक्षांश बोलेंगे। इसी को अपन 0 डिग्री अक्षांश बोलेंगे, या इसी को हम बोलेंगे भूमध्य रेखा या भूमध्य व्रत, या इसे आप बोलते हैं विषुवत रेखा, या इसे आप इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर, ठीक है। अब क्या होता है कि एक हमने जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक बिंदु लिया। अब ये अक्षांश बन कैसे रहे वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक बिंदु लिया और यहाँ से इस बिंदु पे एक लाइन खींच दी, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन खींच दी। अब ये लाइन जितने डिग्री का यहाँ पे कोण बना रही है, मान लो कि ये कोण है 23.5 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण है ये? 23.5 डिग्री का कोण है। मान लो ये बिंदु लिया, इस बिंदु पर एक लाइन खींची सेंटर पॉइंट से, पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से, और ये जो कोण बना वो मान लो 23.5 डिग्री का बना। और अब यहाँ पे इसको नाम दे दिया हमने क्या? 23.5 डिग्री उत्तर में वो पॉइंट आ गया था उत्तरी अक्षांश। और अक्षांश पर यहाँ पे एक 23.5 डिग्री का एक वृत्त खींच देंगे अपन, है ना, वृत्त खींच देंगे। तो इससे 23.5 डिग्री अक्षांश को, इसे अपन बोल देंगे 23.5 डिग्री अक्षांश वृत्त। समझ पा रहे? पहले जो बिंदु था उस बिंदु को हमने बोला अक्षांश,
और जब उस पर व्रत खींच दिया तो उसे हमने बोल दिया अक्षांश व्रत। अब इस 23.5 डिग्री अक्षांश व्रत को आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सबसे ज़्यादा कैंसर का बीमारी भी इसी लाइन पे होती है, ठीक है। ये हमारे राजस्थान से गुजरती है, तो देख लो कैंसर सबसे ज़्यादा यहीं होता है। तो ये चीज़ हो गई, तो इसे कर्क रेखा बोला। फिर वापस से ऐसा कैसे, यहाँ पे एक बिंदु लिया हमने, इस बिंदु को यहाँ से मिलाया ऐसे, तो ये वाला एंगल जो है 23.5 डिग्री बना, तो हमने इसको बोल दिया 23.5 डिग्री। इस बार पहले नॉर्थ लगाया था, इस बार साउथ लगाएंगे। साउथ का मतलब क्या हो गया, ये भी अक्षांश व्रत हो गया, ये भी अक्षांश व्रत हो गया, दक्षिणी अक्षांश व्रत। इसको आप बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं आप? मकर रेखा। तो आपने क्या समझा? भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में ये वाला व्रत, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्लियर? ये 3 रेखाएं आपने समझ ली। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। जब मैं आपको ऊपर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कहा था कि ये उपसौर अपसौर और ये जो 23.5 डिग्री का झुकाव है पृथ्वी का, और ये सब चीज़ें जो है ये मैटर करती है। कहाँ मैटर करती है वो हम अभी समझेंगे। देखिए, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसे बोला गया है कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसे बोला गया मकर रेखा। अब हम सूर्य की स्थिति को के ऊपर बातों को समझते हैं, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति को समझते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया हमारा भारत कहाँ पे है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में। क्लियर? ये चीज़ हो गई सीधी सी, ठीक है। तो ये हमारा देशांतर हो गया और ये हमारा भूमध्य रेखा हो गई। क्लियर? अब देखो, बात को समझो आप, ठीक है। तो देखिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, तो आप समझिए। देखो, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक ये वाली लाइन है जो पीछे दब रही है थोड़ी सी। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक ये लाइन है नीचे थोड़ी सी दब रही है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक तीसरी लाइन है वो ये रही। क्लियर? अब यहाँ पे भी आप ऐसे ही समझिए कि एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक तीसरी लाइन ये है। क्लियर? जो 3 लाइनें हमने देखी अक्षांश, जो आडी लाइन है जो सो रही है उसको अपन बोल रहे हैं लेटीट्यूड, जो लेटी हुई है उसे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं जो सबसे ऊपर वाली जो लाइन है ये, इससे आप बोलेंगे क्या? कर्क रेखा। फिर ये बीच वाली, मतलब देखो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो थोड़ा सा कर्क रेखा ऊपर आ जाती है, और ये झुक के भूमध्य रेखा 0 डिग्री है ना, इक्वेटर आपका, इक्वेटर। और ये हो गई आपके मकर रेखा, ठीक है। तो ये तीनों हो गई। अब देखो, सूरज यहाँ पे है और 21 जून का दिन है, तो सूरज की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है इस बार? कर्क रेखा पर। कहाँ पड़ रही है? लंबवत किरणें, सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है? कर्क रेखा पर। देखो, इक्वेटर तो नीचे चला गया और मकर रेखा भी नीचे चली गई, तो सीधी किरणें पड़ रही है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही है, और कर्क रेखा जो है वो हमारे भारत से गुजरता है, ठीक है। हमारे भारत से गुजरती है कर्क रेखा। तो मतलब हम समझेंगे कि 21 जून को सूरज की सीधी किरणें हमारे भारत पर पड़ रही है, तो हमारे भारत में पड़ेगी 21 जून को गर्मी। और हम इस चीज़ को बोलेंगे 21 जून को हम बोलेंगे कर्क संक्रांत। या 21 जून को आप मनाते हो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। क्या मनाते हो आप? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, ठीक है। ये चीज़ हो गई। कर्क रेखा, सीधी कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कब? 21 जून को। और हमारा भारत भी कर्क रेखा पर ही पड़ता है, और उत्तर पूर्व हिस्से में है भारत यहाँ पे। तो यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, तो 21 जून, जून जेठ का महीना होता है, तगड़ी गर्मी पड़ती है, भयंकर सीधी गर्मी पड़ती है भारत पर। और हमारे यहाँ पे गर्मी होती है कर्क संक्रांत और
अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। अब देखिए, जब गर्मी पड़ेगी जोरदार 21 जून को, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे गर्मी में दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। भारत की बात कर रहा हूँ मैं, या राजस्थान से कनेक्ट कर लीजिए आप, या भारत से कनेक्ट कर लीजिए। तो 21 जून को दिन बड़े और रातें छोटी, गर्मी के दिन, बहुत बड़े गर्मी के दिन और भयंकर गर्मी। क्लियर। अब हम इससे सीधा विपरीत इधर आ जाते हैं। अब देखो, इस बार ये पृथ्वी ऐसे झुक गई, इधर झुकी हुई है, और इस बार मकर रेखा निकल के सामने आ गई, सूरज के सामने। तो इस बार जो है मकर व्रत पर, ये देखिए यहाँ पर व्रत लिखा है, रेखा नहीं, मकर व्रत पर सूरज की लंबवत किरणें पड़ेंगी। तो अब हम वापस से भारत को लेंगे। भारत तो चला गया पीछे इस बार यहाँ पे। क्लियर। इस बार भारत पीछे चला गया, तो भारत में क्या होगी, शीत ऋतु होगी इस बार। तारीख क्या रहेगी, 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को शीत ऋतु हमारे भारत में, सर्दी पड़ेगी। भारत पीछे चला गया, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ रही है, मकर रेखा नीचे है दक्षिणी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो देखिए, अब यहाँ पे भारत में क्या होगा, तो सर्दियाँ पड़ेगी कड़ाके की। तो सर्दी में क्या होता है कि रात बड़ी हो जाती है, होती है ना। तो रात बड़ी और दिन छोटे। तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटी रात 21 जून, सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर। क्लियर है, समझ आ गई बात आपको। और यहाँ पे 22 दिसंबर को आप बोलते हैं मकर संक्रांत। ठीक है। वो जो हमारा कैलेंडर है जहाँ पे आप मकर संक्रांत पढ़ते हैं, वो चंद्र पर आधारित कैलेंडर है, और यहाँ पे हम सूर्य पर आधारित खगोल शास्त्र विज्ञान को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको बातें क्लियर हो गई। कर्क रेखा सीधी चमकेगा, कर्क रेखा पर 21 जून को कड़ाके की गर्मी पड़ेगी। कहाँ पे, हमारे भारत में। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो कर्क संक्रांत, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को, और 21 जून को बड़े दिन और छोटी रातें। फिर मकर रेखा पर चमकेगा सीधा, कब चमकेगा, 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को हमारे यहाँ पे सर्दी पड़ेगी, क्योंकि भारत चला गया इधर पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे मकर संक्रांति आ जाएगी, रात बड़ी हो जाएगी और दिन छोटे हो जाएंगे सर्दियों में। भारत के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब देखो, भारत हमारा यहाँ चला गया। ठीक है, भारत हमारा इधर चला गया इस हिस्से में। ठीक है, अब सूरज की किरणें जो है सीधी पड़ रही है कहाँ पे, इस बार सीधी पड़ रही है विषुवत व्रत पर, मतलब भूमध्य रेखा पर, विषुवत व्रत पर। अब विषुवत व्रत जो है वो हमारे से नीचे रह गया भारत से, और भारत थोड़ा सा ऊपर रह गया। तो इस बार यहाँ पे जो है तिरछी किरणें आ रही है। ठीक है, सीधी किरणें नहीं आ रही अपने पास, लेकिन थोड़ी किरणें आ रही है सामने। या तो देखो बिल्कुल पीछे चला गया था तो सर्दी पड़ेगी, या थोड़ा सामने है पर थोड़ा तिरछा है। कब, 21 मार्च को। तो मार्च में जब सूरज विषुवत व्रत पर भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश पर सीधा चमकता है, तो दिन रात बराबर होते हैं, रात बराबर दिन। कंडीशन ये हो जाती है, समझ में आई बात। और यहाँ पे जो अब हमारे भारत में देखो, भारत ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे आ जाएगी बसंत ऋतु। 21 मार्च को हमारे कौन सी ऋतु आ जाएगी, बसंत ऋतु, और दिन रात हो जाएंगे बराबर। यही कंडीशन इधर भी बनेगी। इस बार भी भूमध्य रेखा पर विषुवत व्रत पर लंबवत किरणें पड़ रही है, और इस बार देखो लेकिन हमारा भारत आ गया यहाँ पे सूरज की ओर, सामने आ गया भारत थोड़ा ज़्यादा। तो इस बार हमारे यहाँ पे जो है पड़ जाएगी कौन सी, शरद ऋतु। क्लियर। और यहाँ पे भी दिन और रात दोनों बराबर हो जाएंगी। ये कंडीशन बनेगी 23 सितंबर को। तो देखिए, मार्च और 23 सितंबर को ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, ठीक ठाक सा मौसम होता है। इधर ये बरसातें शुरू हो जाती, शरद ऋतु और बसंत ऋतु, और इधर शीत ऋतु और इधर ग्रीष्म ऋतु। ऐसे हमारी ऋतुएं बनती है। ऋतुएं किसके सापेक्ष बनती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ये 3 रेखाएं, मतलब देखो समझो अब बात को, केवल पृथ्वी पर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। सूरज जो है एक बार तो यहाँ पे सीधा चमकता है 21 जून, है ना, 21 जून को। फिर बाद में एक बार सूरज यहाँ पे सीधा चमकता है भूमध्य रेखा पर, है ना, मार्च और सितंबर में, मार्च और
सितंबर में। तो यहाँ पे दिन और रात बराबर हो जाते हैं और एक बार सूरज यहाँ पे सीधा चमकता है 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को। तो यहाँ पे रातें बड़ी और दिन छोटे हो जाते हैं। तो यही कंडीशन होती है, सूरज इन 3 जगह पे ही सीधा चमकता है बस। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा को कर्क रेखा, भूमध्य रेखा को भूमध्य रेखा और मकर रेखा क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे सीधी सूरज की किरणें पड़ती है। ये आपको आंसर देना है। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की बातें हुई। मैंने बोला था दिन रात कैसे बनते हैं, ऋतुएं कैसे बनती है, सब आपको समझाऊंगा। अगर आपको समझ आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो आप बताएं कमेंट करके कि सर अच्छा लगा है, ठीक है। और एक चीज़ और आप समझ जाइए कि इससे जो है, अब देखिए, जब विषुवत रेखा के लंबवत है सूर्य, इन दोनों कंडीशन में, तो इसे बोलते हैं विषुव। इस स्थिति को आप क्या बोलते हैं? विषुव। विषुव किसे बोलते हैं? जब सूरज विषुवत व्रत के लंबवत है, लंबवत चमक रहा है, तो इसे आप बोलते हैं विषुव। विषुव, ठीक है। और जब सूर्य यहाँ पे मकर रेखा और कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है, मकर और कर्क पर, तो इन कंडीशन को आप बोलते हैं अयनांत, ठीक है, अयनांत, ऐसा कुछ। हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेनॉर और सॉलिटिस, है ना। तो अयनांत बोलते हैं। तो विषुव और अयनांत किसे बोलते हैं? जब विषुवत व्रत के लंबवत सूरज चमकता है तो उसे बोलते हैं विषुव। तो ये बसंत विषुव और शरद विषुव। और ये क्या हुआ? शीत अयनांत और ग्रीष्म अयनांत लिखा आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये मोटी मोटी बातें थी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी का इंट्रोडक्शन था, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा होती क्या है। अब हम पढ़ेंगे देशांतर के बारे में कि देशांतर क्या होते हैं। तो देखिए, 0 डिग्री देशांतर, कोई भी एक लाइन को आप मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर हमने मान लिया। इसी को जो है GMT बोलते हैं। इसी को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। ये रेखा है, ये व्रत नहीं है, एक साइड में ही है बस, पीछे की साइड में दूसरी आ जाएगी। इसे बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। प्रधान मध्याह्न, प्रधान याम्योत्तर या GMT। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, GMT रेखा। तो इस 0 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री देशांतर से, जो कि दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाती है, उत्तरी ध्रुव से मिलाती है, उसे हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा, 0 डिग्री देशांतर को, ठीक है, इसे हम बोलते हैं टाइम लाइन। तो यहाँ से टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब ये मान लो जैसे कि ये एक देशांतर हुआ है, सारे देशांतर ऊपर से उत्तरी ध्रुव से निकलेंगे और दक्षिणी ध्रुव को मिल जाएंगे ऐसे। फिर ये एक देशांतर हो गया, मान लो ये एक देशांतर हो गया ऐसे। तो इसको हमने माना 0 डिग्री, इसको हमने माना 15 डिग्री, इसको हमने माना 30 डिग्री, इसको हमने माना 45 डिग्री, फिर इसको हमने माना 15 डिग्री, इसको हमने माना 30 डिग्री, इसको हमने माना 45 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने बताया पृथ्वी जो घूम रही है वो घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। तो इधर की तरफ जो भी ये होंगे देशांतर, इसे हम लिखेंगे पश्चिमी देशांतर। क्या लिखेंगे इसे हम? पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी गोलार्ध में हो जाएंगे। और इधर की तरफ जो भी देशांतर होंगे उसे हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर। क्लियर? तो अब पृथ्वी इधर घूम रही है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है इधर की तरफ, तो यहाँ से
पृथ्वी यहाँ तक घूमेगी, है ना। तो देखो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैसे पृथ्वी घूमती है और कितने कितने डिग्री पे घूमेगी, तो क्या टाइम पर इफेक्ट पड़ेगा। तो पृथ्वी पूरा गोल चक्कर लगाएगी, मतलब अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाएगी, तो दिन और रात बनेंगे, 24 घंटे लगेंगे। कितने टाइम में? 24 घंटे में। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा घूम जाएगी 360 डिग्री 24 घंटे में। तो आप लिखेंगे कि 1 घंटे में कितना घूमेगी, 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360/24 बराबर ये कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर 15 डिग्री। तो आप क्या कहेंगे, 15 डिग्री। क्लियर। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी पृथ्वी, 15 डिग्री। क्लियर। तो 1 घंटे में पृथ्वी घूमेगी 15 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ से, अब देखो क्योंकि पृथ्वी इधर से इधर घूम रही है, तो इधर की तरफ हम जब जाएंगे तो होगा प्लस, पूर्व देशांतर की तरफ आप चल के जाएंगे तो होगा प्लस, और पश्चिमी देशांतर की तरफ अगर आप जाएंगे तो होगा माइनस टाइम। तो इधर की तरफ होगा माइनस और इधर की तरफ होगा प्लस। तो अगर आप यहाँ से 0 डिग्री से 15 डिग्री पर आ गए, इस देशांतर पर आ गए हैं, तो आपका टाइम जो है वो हो गया +1 आवर, 1 घंटा आप आगे बढ़ गए। और आप अगर इधर से इधर आ गए 15 डिग्री, तो आप हो गए -1 घंटा। फिर 15 से अपन 30 आ गए तो फिर से -1 घंटा। इधर से अपन 15 से 30 चले गए तो फिर से +1 घंटा। यहाँ से यहाँ गए फिर से +1 घंटा, ऐसे चलेगा। इधर चलेंगे तो -1 घंटा। क्लियर है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब देखिए 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट्स, 60 मिनट। तो 60 मिनट में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाएगी। 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी, 15 डिग्री। तो आप कहेंगे सर 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगाएगी, तो 60/15 बराबर 15 चौक 60, 4 मिनट का समय लगाएगी। कितना, 4 मिनट का समय लगाएगी पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में। तो आप कहेंगे 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी लगा रही है 4 मिनट का टाइम। तो 1 डिग्री, जितनी देर में ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया उतनी देर में पृथ्वी 1 डिग्री घूम गई है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगाएगी। 1 डिग्री घूमने में कितना लगाएगी, 4 मिनट लगाएगी पृथ्वी। ठीक है। और अब आप कहेंगे सर आधा डिग्री घूमने में 2 मिनट। अब ये आधा डिग्री क्यों लिखा है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आपको ये बात समझ आ गई। इधर की तरफ अपन 0 डिग्री से इधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ अगर अपन जाएंगे तो प्लस होगा टाइम, और इधर की तरफ अगर हम जाएंगे तो माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी इधर से इधर घूम रही है। ठीक है, समझ में आ गई। पृथ्वी की घूर्णन जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब देखिए हमारे जो भारत का टाइम है, भारत का जो टाइम है वो देशांतर रेखा भारत से निकलती है। एक देशांतर रेखा यहाँ पे, एक देशांतर रेखा से निकलती है भारत से, इलाहाबाद से। वो है 82.5 डिग्री। कौन सी रेखा है, 82.5 डिग्री। ठीक है, तो उसको हमने मान लिया है। तो देखो 82.5 डिग्री है, 0 से आप यहाँ तक चल के आओगे। ठीक है, तो यहाँ तक चल के आओगे तो अब 15 पंजे 75, तो 75 डिग्री तक 5 घंटे लग गए आपको। 75 डिग्री पे आपको लग गए 5 घंटे। यही हो रहा ना, है ना। तो 75 जो है 15 डिग्री पे 1 घंटा लग रहा है, 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ रहा है, तो 75 डिग्री पे आपके हो गए +5 घंटे 75 पे। ठीक है, और 75 से आगे आप 15, मतलब अब 75 हो गए, फिर 5 6 7 7.5 और बच गया। तो 7.5 का मतलब हुआ 7.5, 15 का आधा हो गया, तो आधा मतलब आधा घंटा। ठीक है, तो 5 घंटे और 30 मिनट ये टाइम आपको लग रहा है। तो भारत का जो टाइम हम मोबाइल में मिलाते हैं वो 5:30 ऐसे निकल के आया। 82.5 डिग्री, 0 डिग्री से आप 82.5 डिग्री पे आए तो 5.5 घंटे लगे। क्लियर, +5.5 घंटे।
ये भारत का मीन टाइम है, इंडियन मीन टाइम 5.5 घंटे, 82.82 से निकल के रहा है। क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि भारत में, ये क्वेश्चन RS में पूछा जा चुका है, भारत में 10 बजे 92 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत में 10 बजे 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग है। ठीक है, तो शिलोंग का समय बताओ, शिलोंग का समय बताओ, शिलोंग का समय बताओ। आपको करना है भैया 92 डिग्री, तो 92 डिग्री जो होगा, देखिए समझिए, 92 डिग्री जो होगा वो 82.5 से और आगे होगा, यहाँ पे इधर की तरफ है ना, और आगे होगा 92। तो यहाँ पे हमने करना है, तो और आगे चल के जाएंगे, मतलब और आगे टाइम बढ़ेगा, प्लस होगा 5.5 से और आगे जाएंगे अपन, तो और आगे जाना है। तो आपको क्या करना है, पहले 82.5 पे कैलकुलेट करना है। तो 82.5 92 में से 82.5 को आप माइनस कर लीजिए। तो 92 में से आप 82.5 को माइनस कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 9.5 डिग्री। 92 डिग्री है और ये, तो 9.5 डिग्री मिल गया आपको। क्लियर, 9.5 डिग्री मिल गया। अब देखिए 1 डिग्री में होता है 4 मिनट का टाइम लगता है 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में। तो 9 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लगेगा, 9 चौक 36 मिनट। क्लियर, 36 मिनट लग जाएंगे 9 डिग्री घूमने में। अब आप कहेंगे सर ये 9.5 वाला आधा कहाँ गया, तो आधा डिग्री घूमने में तो 2 मिनट लग रहे हैं, तो आधा डिग्री घूमने में, फिर आधा डिग्री घूमने में 2 मिनट और लग रहे हैं, तो 2 मिनट और जोड़ लो, तो 38 मिनट। और मैंने ऊपर आपको क्या कहा था कि ये 82 डिग्री से आगे है 90 डिग्री, तो आपको और ऐड कर लेना होगा। ठीक है, तो 10 बज रहे हैं तो टाइम बताओ। तो हमारे 10 बज रहे हैं, तो 92 डिग्री पे कितना बजेगा, तो आप कहेंगे सर 10:38 का समय हो जाएगा, 10:38 का समय हो जाएगा, क्योंकि 10 में 38 मिनट और आपको ऐड कर लेना होगा, क्योंकि हम 9.5 डिग्री और आगे चल के जाएंगे। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिल्कुल टाइम को कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, और बिल्कुल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपकी ज्योग्राफी हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और समय रेखा ये हो गई। और देखिए इस 0 डिग्री के जस्ट पीछे, बिल्कुल पीछे की तरफ इधर एक रेखा यहाँ पे और होगी, उसे आप बोलेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर। और 180 डिग्री देशांतर को आप बोलते हैं तिथि रेखा, तिथि रेखा, उससे हम दिन कैलकुलेट करते हैं, तिथि रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, तिथि रेखा। क्लियर, तो ये चीज़ हुई, मैंने आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन की। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को जेन्युइनली लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लेके बैठ के कीजिए, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी और आपको मज़ा आएगा और आप कर पाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद।